Good morning student. Welcome to the TSN school. I am going to teach you हिंदी. आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 ध्वनि, जो कि एक कविता है और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. कविता पाठ से पहले कवि परिचय जानेंगे. सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में. इनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, पतन व पल्लव आदि हैं. इनकी रचनाएं निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है. इनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति की विराट चित्र आदि को देखने को मिलता है. कवि छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, इसीलिए इनकी कविताओं में प्रकृति के प्रमुख अवयवों जैसे कि पेड़, वसंत, पुष्प, रात्रि, सवेरा आदि अवयवों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है और जिनका एक छिपा हुआ अर्थ यानी कि गूढ़ अर्थ होता है. ध्वनि पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है. वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को कहते हैं और मानव में जोश का संचार करने का प्रयास करते हैं, खास करके युवा पीढ़ी में. कवि कहते हैं कि वे वसंत के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत करने की लालसा रखते हैं. अब हम देखते हैं कविता. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत. अभी न होगा मेरा अंत. हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर. जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं. द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत. कवि कहते हैं कि मैं वसंत के जैसे युवा पीढ़ी में जोश और उमंग भरने का लक्ष्य लेकर आया हूँ. इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत. अभी न होगा मेरा अंत. जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है, नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगते हैं, क्योंकि वसंत से पहले शीत ऋतु होती है और पतझड़ होता है, जिसमें पेड़ों के पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं और प्रकृति भी जैसे शीत की वजह से सिकुड़ी हुई ठिठुरी हुई बैठी होती है. लेकिन जब वसंत आता है तो चारों ओर खुशी का माहौल होता है, नए पत्ते उगते हैं पेड़ों पर, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक जाता है. हल्की हल्की हवाएं चलती है जो कि वातावरण को और भी खुशबूदार और अच्छा बनाती हैं. तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में या मेरे वन में वसंत आया है. यहाँ इस कविता का गूढ़ अर्थ यह है कि कवि ने जब लेखन कार्य आरंभ किया, लेखन साधना अपनी शुरू की, साहित्य साधना शुरू की, तो उनके जो आलोचक थे उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया. तो उन्होंने उसे रोकने के लिए उनकी निंदा आरंभ कर दी. लेकिन उनकी निंदा से घबराए बगैर कवि ने उन्हीं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि मैंने तो अभी लेखन कार्य या अपनी काव्य साधना शुरू की है, जो कि एक वसंत के जैसी है, जिसमें शुरुआत हुई है, तो मैं उसे अभी नहीं रोकूंगा. हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर. जगह एक प्रत्युष मनोहर. पात कहते हैं पत्तों को, गात यानी कि शरीर, स्वप्न यानी कि सपना या लक्ष्य, मृदुल अर्थात मीठा या कोमल. कर का अर्थ है यहाँ पर हाथ. निद्रित यानी कि नींद में. प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा और मनोहर यानी कि मन को भाने वाला. तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो पेड़ों के हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, ये उसका कोमल शरीर है
और मेरा लक्ष्य या मेरा स्वप्न उन्हें जगाना है, जो कि मैं अपने काव्य साधना से मृदुल कर के रूप में उन्हें जगाऊंगा। उनकी निद्रा जो कि एक आलस्य रूपी, जो कि बिना लक्ष्य की वजह से अंधकार रूपी नींद में अंधेरा चारों ओर उनके फैला है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, उसमें अपने काव्य साधना से उन्हें सुंदर सवेरा देकर जगाऊंगा। यहाँ पर निद्रित कलियों का एक गूढ़ अर्थ युवा पीढ़ी भी है, जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है और वो आलस्य की वजह से सोई पड़ी है, जिसमें कवि अपने काव्य साधना से सवेरा लाकर उनका लक्ष्य एक निर्धारित करके उन्हें एक लक्ष्य देकर जगाने के लिए कहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी कि हर युवा से, तंद्रालस लालसा यानी कि तंद्रालस का मतलब है आलस्य और लालसा का मतलब है इच्छा, यानी कि जो सोने की इच्छा या आलस्य की जो इच्छा है उनकी, वो मैं खींच लूँगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ कवि कहते हैं कि नवजीवन अर्थात उनका जो काव्य साधना है जो उन्होंने शुरू किया है, उसके अमृत से, यानी जो लक्ष्य है, जो उनका काव्य साधना से जो जोश है, वो उन नव पीढ़ी को देकर उनका आलस्य मैं दूर करूँगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और काव्य साधना द्वारा उन्हें जो लक्ष्य दूंगा, वो एक अनंत द्वार का रास्ता उन्हें दिखाऊंगा, जो कि उनकी सफलताओं की ओर उन्हें ले जाएगा। अनंत में खुलने वाले द्वार दिखा दूंगा उन्हें, जो उनकी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं अपनी काव्य साधना से युवा पीढ़ी को लक्ष्य दूंगा और उनमें जोश भरूंगा, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार एक तरफ तो कवि ने अपनी तुलना वसंत ऋतु से की है, जिसके आने से नए फूल खिल जाएंगे और पत्ते उगने लगेंगे, और जो सोई पड़ी हैं कलियां, उनको वो जगाकर सवेरा लाकर उन्हें जगाने का काम करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने अपनी काव्य साधना से युवा पीढ़ी को जगाने का लक्ष्य रखा है और उन्हें कभी न निराश होने का संदेश दिया है। अब इस कविता में आपने देखा होगा कई जगह पुष्प पुष्प, अभी अभी जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कि एक पुनरुक्ति अलंकार है। जिस प्रकार गहनों से शरीर की शोभा बढ़ाई जाती है, उसी तरह अलंकारों से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। तो पुष्प पुष्प या अभी अभी, इस तरह के हरे हरे, ये शब्दों का बार बार प्रयोग करके समान पुनरुक्ति अलंकार को रखा गया है। जहाँ समान शब्दों को 2 बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ताकि आसानी से कोई भी इसे समझ सके। सहर्ष सींच में अनुप्रास अलंकार है, या जहाँ एक जैसे शब्दों की आवृत्ति हो, बार बार आए, एक जैसे शब्दों से शुरू हो या तुकबंदी हो, जहाँ पे गात पात इस तरह, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।